नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आज हम लोग देख रहे हैं एक बार फिर से अपने योग शिक्षक संघ का चहेता और लोकप्रिय कार्यक्रम योग मंथन। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है, योग शिक्षक संघ अनवरत पिछले 2 महीनों से लगातार न जाने कितने कोर्सेज, न जाने कितने लाइव सेशंस के माध्यम से आप सभी के बीच में आता रहा है और अपनी जो भी परिविधा रही है, जिन परिविधाओं के माध्यम से, जिन वैयक्तिक परिविधाओं के माध्यम से हम अपने आचार विचार और तमाम विचारणाओं के माध्यम से अपने हर एक तथाकथित जो भी तथ्य चल रहे हैं योग में और जो भी आपके मस्तिष्क में प्रतिपूरित होते हुए शब्दांश है, उसको आप तक रखने की कोशिश करते हैं। आपके लोग, आपकी ही आवाज, आपके ही योग शिक्षक आपके ही बीच में आते हैं। योग शिक्षकों का ये अनवरत चलता हुआ अभियान आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आज हमारे पैनल में है दो बहुत ही अच्छे शिक्षाविद, बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद, जिसमें हमारे साथ में है एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के एचओडी योग डिपार्टमेंट के डॉक्टर दिलीप तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ में है हमारे योग शिक्षक संघ के वाइस प्रेसिडेंट और बहुत ही जुझारू एक तरीके से योग के शिक्षक कह लीजिए और योग के ज्ञाता प्रोफेसर डॉक्टर कमलदीप त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मित्रों, योग शिक्षक संघ की जो प्रश्नशीलता चलती रहती है, आप सभी को पता है कि हम हर एक विषय को, जो विषय आपके अंतरंग में चल रहा है, जो विषय हर एक योग शिक्षक के अंतरंग में चल रहा है, उन सारे विषयों को आप तक रखने की कोशिश करते हैं और ये विषय आपके अपने होते हैं। जिन प्रश्नों के माध्यम से, जिन प्रश्नशीलताओं के माध्यम से आप अपने आप को हमेशा उत्प्रेरित पाते हैं, उन प्रश्नशीलताओं को हम अपने इस योग शिक्षक संघ के पटल के माध्यम से पूरे विश्व के सामने रखते हैं और आपके ही योग शिक्षक, आपके ही योग अध्यापक आपको आपके प्रश्न और शंकाओं का जवाब देते हैं। तो आप लाइव कमेंट के माध्यम से आप हमारे इस फेसबुक पेज पे भी तमाम उन जितने भी प्रश्नशीलताएं आपके अंतरंग में चल रही है उन्हें प्रेषित कर सकते हैं। मित्रों, प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा जो पहला सवाल है वो एकेएस यूनिवर्सिटी के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप तिवारी जी से होगा। सर, योग की अभी एक एक योग पे एक तमाम जो एक गणना चल रही है, जिसमें शिक्षा नीति की बहुत बड़ी बात चल रही है। ऐसे में शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा प्रादुर्भाव हुआ। एक अच्छा कोटेशन में देना चाहूंगा। एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस योगा टीचर, काफी उम्र हो गई उनकी, उन्होंने एक सुझाव दिया कि योग एक ऐसी विधा है जिसको आप कभी भी एजुकेशनल मोड में नहीं ला सकते। ये गुरुकुल परिविधा की थी, गुरुकुल परिविधा में ही रह सकती है। नेट लाना, यूपीएससी में योग के लिए लड़ाइयाँ करना या यूपीएससी या एसएससी में योगा के लिए कहना, इस तरीके की बातें जो है वो योग की वैयक्तिकता, जो आचार्यता है, जो गुरुकुल पद्धति रही है, उसके अगेंस्ट में है। तो आपकी क्या विवेचना है एक शिक्षाविद होते हुए, डॉक्टर दिलीप तिवारी? धन्यवाद सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा सर। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजनकर्ता श्रीमान जी, आप श्री सुनील सिंह जी, त्यागी जी और नवीन कुमार जी, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं इतने उत्तम और इतने शानदार कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए। विषय वस्तु की बात करें मित्र, तो सबसे पहली जो समस्या है, जो सबसे पहली परेशानी है, वो शिक्षा नीति में योग की अवहेलना शब्द से मैं उसको संबोधित करना चाहूंगा। योग की अवहेलना से आशय देश की सरकार, देश की जनता और बहुत बड़े बड़े समूह, इंस्टीट्यूशंस योग के प्रमोशन के लिए आगे आ रहे हैं, योग को प्रमोट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, योग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं कोशिशों में बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार्स, कैंप आप हम देखते हैं और हम लोग उसके पार्ट बनते हैं। योग के माध्यम से बहुत सारी डिजीजेस भी सही होती हैं, ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस धरती में सब कोई जानने लगा है कि योग एक ऐसी विधा है जिससे सब कुछ सही हो सकता है, ये सर्वविदित है। अब समस्या जो आ रही है, मेरे चिंतन, मेरे आकलन के अनुसार, जो नई शिक्षा नीति है, नई नीति का जो मैकाले से इतर जो नई नीति का निर्धारण किया गया है, उस नीति में योग को कल्चरल एक्टिविटीज के रूप में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में योग की अनिवार्यता को कम करने की कोशिश की गई है, आंकने की कोशिश की गई। उसका सबसे बड़ा जो पर्याय है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो यहाँ पर आ रही है कि जो बेस है हमारे देश में, योग का जो बेस है, उस बेस में आप हैं, हम हैं और हमारे जैसे तमाम योग के शिक्षाविद, विद्वान, ज्ञानी और विज्ञानी लोग
जमे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन 365 दिन बराबर सतत मेहनत कर रहे हैं। समस्या का जो सूचक है वो अपर कंडीशन है, अपर लेवल है। जो ऊपर बैठे योग को प्रदूषित करने वाले लोग हैं, जो ऊपर की लेयर है, वो ऐसा समझ रही है, उनका चिंतन ऐसा समझ रहा है कि योग को टेम्परेरी में रख रहे हैं। क्यों? उसका आशय ये है, कोई संस्कृत का विद्वान है, कोई दर्शन का विद्वान है, कोई मनोविज्ञान का विद्वान है, और इन विद्वानों की कंडीशन ये है कि ये दूसरे सब्जेक्ट को, योग को, उसकी अहमियत, उसकी गुणवत्ता, उसकी विशेषता को परिपूर्ण रूप से नहीं जानते। ये स्थितियां सिर्फ उसी तरह से हैं जैसे आप एक एरोप्लेन के इंजन को बांधने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें। मतलब आपके पास एरोप्लेन तो है, उसके आगे आप ट्रैक्टर लगा दीजिए साहब, और बोलिए कि अब ये एरोप्लेन की कीमत बढ़ गई। यही कंडीशन योग में हमारे देश में संचालित हो रही है श्रीमान जी। हमारे देश में हो क्या रहा है, अपर क्लास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यूपीएससी में योग की अभी आवश्यकता नहीं है। साहब, यूपीएससी में यदि योग की आवश्यकता नहीं है तो फिर इतनी यूनिवर्सिटियों में, इतने विश्वविद्यालयों में, इतने अधिक शिक्षण संस्थानों में योग की डिग्रियां ही क्यों प्रदान की जा रही हैं? उनको बंद कर देना चाहिए सरकार को। भाई, लोगों के बीच में भ्रामक जानकारी नहीं जानी चाहिए। यदि योग आश्रम की चीज है तो फिर योग को समाज में नहीं आना चाहिए। हमें आपको सभी को जंगल में जाकर योग करना चाहिए, बाबा रामदेव जी को चले जाना चाहिए, और जो मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के वो श्री श्री हैं, सभी को जंगल में चले जाना चाहिए और समाज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सामाजिक चीज है ही नहीं। सांस्कृतिक चीज है तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर जंगल में ही सुरक्षित रहनी चाहिए, फिर उसको समाज में नहीं आना चाहिए। यदि वो समाज में आई है, हमारे आपके द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है, तो उसको विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, ना कि दबाने के प्रयास। अब चूंकि योग प्रोफेशनल हो गया है, योग जो है व्यावसायिक कोर्सों में सम्मिलित है। योग करने वाला और कराने वाला दोनों लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपर लेयर है, जो उच्च अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, जो एकेडमिक सेक्शन में है, या मेरे सीधा कटाक्ष मेरा सरकार पर है। सरकार के जो लोग ऐसा नुमाइंदे ऐसा समझते हैं, ऐसा जानते हैं कि योग को यूपीएससी में शामिल नहीं किया जा सकता। वास्तविकता में ये बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही मतलब निम्न कोटि की सोच का परिचायक है, एक दिमागी दिवालेपन का परिचायक कहना चाहिए मेरे हिसाब से। दिमागी दिवालियापन है। योग के जो छात्र हैं, योग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आम स्टूडेंट्स की तरह, हर छात्र की तरह 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और तमाम प्रकार की डिग्रियां, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स करके आगे आते हैं। तो क्या उनको अधिकार नहीं है? ऐसे लोगों से मैं सीधा प्रश्न जानना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को क्या अधिकारियों को ये नहीं समझना चाहिए कि जो लोग पढ़ कर आ रहे हैं, टाइम स्पेंड करके आ रहे हैं, समय लगा कर आ रहे हैं, तो इन बच्चों को क्या यूपीएससी एग्जाम में, क्या सिविल सर्विसेज में आगे आकर समय नहीं देना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए? जबकि कल्चरल एक्टिविटीज में हर भाषा, हर शब्दावली और हर चीज के लिए अलग सब्जेक्ट कोड है। यूजीसी नेट में देखिए, धीरे धीरे ये शामिल हो गया है, परंतु अभी भी सरकारी पटल में इसको उतनी ज्यादा महत्ता नहीं दी गई है। उसका मेरे अनुशीलन के हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कारण उच्च पदों में योग के शिक्षाविदों का पहुंचना नहीं है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा दूं, शायद मेरी बात ज्यादा कटाक्ष तर्क संगत लगे आप लोगों को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी में प्रत्येक विश्वविद्यालयों में योग विभाग को संचालित करने के लिए गाइडलाइन है। योग विभाग को शिक्षित करने के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और तमाम पदों में योग के विद रखने की नियमावली है। परंतु उसमें सबसे जो मजेदार बात है कि उनका जो अधिकारी रहेगा, संयोजन करता रहेगा, जो उनका एचओडी डीन रहेगा, वो आपका अलग शिक्षाविद होगा, दूसरे विषय का होगा साहब। दूसरे विषय से वो अलाइड सब्जेक्ट का हो सकता है। अलाइड सब्जेक्ट योग में इतिहास हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, हिंदी हो सकता है, मनोविज्ञान हो सकता है। इन तमाम चीजों के जो शिक्षाविद हैं वो उनके ऊपर बैठेंगे। अब साहब, जब योग का जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो योग जानता है, वो तो योग का कर्म कौशल करेगा, उसको दिशा निर्देश कौन देगा? जो योग के क्षेत्र का है ही नहीं। तो ये वही स्थिति सामने आ जाती है, वही प्रयास सामने आ जाता है कि एरोप्लेन के इंजन में ट्रैक्टर बांधकर उसको चलाने की कोशिश करना। ये दुर्भाग्य है देश का
कि ऐसे लोगों, ऐसे शिक्षाविदों से हम लोगों को दो चार करना पड़ता है। तो मेरा तो सरकार से यदि आपकी इस प्रोग्राम के माध्यम से यदि ये आवाज सरकार तक जा रही है, तो मैं तो सबसे पहले सरकार से यही कहना चाहूंगा कि उच्च पदों में जो योग की रूपरेखा निर्धारित करते हैं, तय करते हैं, उन पदों में सबसे पहले योग के विदों को बिठाना चाहिए, ताकि जो गाइडलाइन बन सके वो माकूल बन सके, ना कि दूसरे लोगों से बनवाकर और योग को दबाने की कोशिश की जानी चाहिए। नवीन जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर त्यागी, एक बड़ा प्रश्न आ रहा है, जैसे डॉक्टर तिवारी ने अभी आपसे आप हम सभी के सामने इस बात को रखा। जब हम बात करते हैं योग के एक विषय के तौर पे, तो हमने एक चीज प्राप्त की है कि ना इसमें कोई मैकियावेली है, ना इसमें कोई मैकाइवर है, ना ही इसमें कोई स्लाइड एंड स्वान है, ना ही इसमें कोई अरस्तु है, और ना ही कोई इसमें प्लेटो है। तो यदि इसमें ऐसा कोई नहीं है, तो अंग्रेजी विश्वविद्यालय या अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़े हुए बच्चे जो ऊपर के आधिकारिक तौर पे बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई यूनान का कोई दार्शनिक ही नहीं है, और बिना यूनान के भारतीय संस्कृति की कोई स्वामी लोनावाला या जो भी कैवल धाम है, या जहां भी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, या बिहार स्कूल ऑफ चले आ रहे हैं, तो क्या ये किसी तरीके से यूनान के बराबर नहीं है, या एथेंस के बराबर नहीं है? क्या इनकी शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति जो है वो वैश्विक परिविधा के बराबर नहीं है? डॉक्टर त्यागी, कटाक्ष करें आप। शिवम जी, मैं एक्चुअली आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी, तो पूरा प्रश्न सुन नहीं पाया। जितना सुना है उसके हिसाब से मैं अपनी बात रखता हूँ। आपने पूछा कि क्या भारतीय योग शिक्षा पद्धति यूनान या पाश्चात्य योग शिक्षा पद्धति के बराबर है या नहीं है। तो मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि अगर आप उसकी तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय योग शिक्षा पद्धति की अवहेलना कर रहे हैं या उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय योग शिक्षा पद्धति अपने आप में महानतम है। इसको इस तरह से देखें क्योंकि योग का जन्म ही भारत में हुआ है, और जहां उसकी जन्मस्थली है वहीं हम ये समझें कि उसकी शिक्षा पद्धति जो है दूसरे देशों से कमतर आंकी जा रही है, और उसको कम आंक करके हम उसको एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कहें कि हम खुद में हीन भावना से ग्रस्त हैं कि हम उनसे अपने आप को कमतर समझ रहे हैं। देखिए, संसार में दो तरह के दर्शन प्रचलित हैं, एक भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। जब हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो जितनी भी पाश्चात्य चीजें हैं वो सारी कहीं ना कहीं कुछ दो चार बातों को छोड़ करके वो अडॉप्ट की गई है भारतीय दर्शन से। चाहे उनका नाम बदल दिया गया हो, चाहे उनको वो अपनी भाषा में कुछ और कहते हो, लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से ही ली गई हैं। अब योग पाश्चात्य में जाकर के योगा बन गया, उसको हम ये कहें कि वहां की शिक्षा पद्धति बेहतर है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो हम हीन भावना से ग्रस्त हैं, अपने आप को नीचा समझ रहे हैं, या हमारे अंदर वो क्वालिटी, वो काबिलियत नहीं है कि हम उस योग शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप से ग्रहण करके इसका प्रचार प्रसार कर सके। इसको इस तरह से देखें कि हम केवल योग को शारीरिक शिक्षा से संबंधित ज्यादातर समझा जाता है या मानते हैं। कहीं जाते हैं, योग शिक्षकों की बात करते हैं, किस योग शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं हम? केवल वो जो दो आसन अच्छे से कर लेता है और दो आसन किसी पेशेंट को या किसी अपने क्लाइंट को करा करके उसकी दो बीमारियां ठीक कर दे, क्या वो योग शिक्षक है? योग शिक्षा तो पूरा का पूरा एक जीवन दर्शन है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी क्रियाकलाप हम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं योग समाहित है या होना चाहिए। हमारी भाषा में, हमारे देखने में, हमारे चलने में, हमारे बात करने में, हमारे प्रत्येक कार्यों में योग झलकना चाहिए। तब जाकर के लगेगा कि हम पूर्णता से योग को अपने जीवन में उतार पाए हैं। तब जाकर के हम पूर्ण योग शिक्षक कहलाने योग्य होंगे। और कमी चूंकि हमारे अंदर है और हम बातें दूसरों को बना रहे हैं। कहीं ना कहीं योग शिक्षक, आधुनिक योग शिक्षक वो अपूर्ण हैं।
क्योंकि जीवन में जब तक खुद में योग को नहीं उतारा, देखिए सीधी सी बात है, इसको इस तरह से एग्जाम्पल लेकर चलें कि मार्केट में दुकानें सजी हुई हैं, जिसका शोरूम अच्छा सजा हुआ है उसके यहाँ पर ग्राहक सबसे ज्यादा जाते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर शोरूम यानी कि हमने अपने शरीर को सजा लिया, लेकिन गोदाम में किस तरह का माल सड़ रहा है या वहां पर क्या हो रहा है, या हम किस तरह का नकली माल वहां शोरूम से बेच रहे हैं, ग्राहक को नहीं पता है। ग्राहक देख रहा है कि हाँ शोरूम सजा हुआ है। ठीक वैसी स्थिति योग शिक्षकों की है। शारीरिक रूप से अपने आप को तोड़ लो, अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लो, अपने आप को जितने ज्यादा आसन कर सकते हैं उतने कर लें, लेकिन बौद्धिक स्तर उनका निम्न है। जो जीवन पद्धति योग की अपनानी चाहिए उससे नेगलेक्ट है। मैं पिछले हफ्ते आपका कार्यक्रम सुन रहा था, आचार्य वरुण वीर जी ने भी एक बात कही थी कि जितने भी शिक्षक बाहर जाते हैं, भारत सरकार के माध्यम से एम्बेसियों में काम करने के लिए जाते हैं, वहां जाकर के उनकी क्या हालत होती है। मैं स्वयं से, मेरे जितने भी मित्र मंडली है अधिकांश उसमें बाहर के देशों में, कर क्या रहे हैं कि जाकर के जिन चीजों से वो यहाँ बंधे हुए थे उन चीजों में इतने रत हो जाते हैं कि वो योग शिक्षक तो क्या किसी भी प्रकार के शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं। हम अगर पुराने समय को याद करें, आज से 20, 25 या 30 वर्ष पूर्व अगर ये सुन लिया जाए कि सामने से आपके शिक्षक आ रहे हैं या गुरुजी आ रहे हैं या मास्टर जी आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा परिवार हाथ जोड़ करके उनके लिए खड़ा हो जाता था। और आज स्थिति क्या है, ये केवल शिक्षकों की बात कर रहा हूं, योग शिक्षक तो अलग ही हो गया। आप पहली बात तो शिक्षक हैं और ऊपर से योग शिक्षक हैं, और आपका क्रियाकलाप, आपके खान पान, आपका रहन सहन इतना दूषित होता जा रहा है कि उसके विषय में तो बात करना ही मेरे ख्याल से बेकार होगा। तो शिक्षा पद्धति की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं कि हम उस शिक्षा को पूरी तरह से ग्रहण कर पाए। अब जब हमने ही कुछ नहीं ग्रहण किया है तो हम, जाहिर सी बात है, दूसरों से तो पिछड़ेंगे ही। और जब हम पिछड़ जाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि बाहर की जो शिक्षा पद्धति है वो हमसे बेहतर है। ऐसा नहीं है कि हमसे बेहतर है वहां की शिक्षा पद्धति, या वहां कोई और एक्स्ट्रा ज्ञान या कोई एक्स्ट्रा टीचर्स बैठे हुए हैं जो हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के माध्यम से या एक्स्ट्रा और हमारे अंदर कुछ स्पेशल भर देंगे। वो उससे भी कम जानते हैं जितना हम जानते हैं, या जितना हमारे पास ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। आप देखिए ना, नासा में रिसर्च हो रहा है, बाहर के देशों में रिसर्च हो रहा है, यहाँ की संस्कृत, यहाँ का योग, सब चीजों पर बाहर रिसर्च हो रहा है। जो जो चीजें वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी चीजें हमारे देश में, हमारे भारत में पहले प्राचीन काल में वो बन करके समाप्त हो चुकी हैं। बस ये है कि हम उस ज्ञान को भूल चुके हैं या हमने उस ज्ञान को ठीक प्रकार से समझा नहीं है। जिस दिन हम उस ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ लेंगे, जान लेंगे, हम अपने स्तर को अपने आप ही ऊपर उठा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। डॉक्टर नवीन तिवारी जी, बड़ा नवीन जी, इसी में एक शब्द मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ सर के। आपकी इसी प्रश्न में मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं नवीन जी। जो भारतीय शिक्षा पद्धति रही वो एक्चुअली में स्वतंत्रता के पहले जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने ये रियलाइज किया, बुद्धिजीवियों ने, शिक्षाविदों ने ये रियलाइज किया कि किसी भी देश को समाप्त करने के लिए उसके कल्चर पर प्रहार करना पड़ता है, कुठाराघात करना पड़ता है उसकी संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर। क्योंकि भारतवर्ष जो है आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु था, सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र बिंदु था। तो उन्होंने सबसे पहले मैकाले को जो है इस चीज में आगे बढ़ाया और उन्होंने योग, अध्यात्म और इन सब तमाम जो चीजें पहले के जमाने में आश्रमों में सिखाई जाती थी या जीवन पर्याय से जुड़ी हुई थी, जैसे यम और नियम हमारे देश में हमारे चरित्र का, हमारे जीवन का एक हिस्सा था, अमूल्य आज भी है, अप्रत्यक्ष रूप से, पहले प्रत्यक्ष था। तो उन्होंने सबसे पहला कुठाराघात किया हमारी संस्कृति एवं सभ्यता पर। अब ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसने काफी हद तक उसे समाप्त करने की कोशिश जरूर की है, मगर फिर भी इसका एप्लीकेशन
उस प्रारूप में नहीं आया जिस प्रारूप में आना चाहिए। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्यों में यदि हम देखें तो केवल शिक्षा नीति संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रही है, बचाने का कार्य कर रही है, ना कि विकसित करने का। देखिए छोटी सी बात है, शिक्षा नीति वर्तमान संरक्षित करने का कार्य कर रही है, ना कि विकसित करने का। हमें आवश्यकता क्या होनी चाहिए? विकसित करने की, क्योंकि देश में जो मॉडल है इस समय योग का वो डेवलपमेंट का है, ना कि जो है संरक्षण का। तो सरकार को चाहिए कि इसको विकसित करने का कार्य करे। अब पीछे देखें अपन तो मैकाले ने क्या किया था, पूरी शिक्षा पद्धति को डिस्ट्रॉय करके अंग्रेजों के अनुकूल जैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, अंग्रेजों के शासन के लिए जो माकूल माहौल होना चाहिए, उस माहौल को निर्मित करने के लिए उन्होंने एक नई शिक्षा नीति बनाई। अब उस शिक्षा नीति में क्या हुआ कि पीछे जो हमारा इतिहास था उसको वहां समाप्त कर दिया गया और केवल अंग्रेजों और अंग्रेजों के माकूल हिसाब से जो इतिहास होना चाहिए वो उन्होंने चालू कर दिया। नवीन जी। जी डॉक्टर तिवारी, एक बड़ा प्रश्न जो सभी के मन मस्तिष्क में आता है, जब हम बात करते हैं यूजीसी गाइडलाइंस की, जो यूजीसी है, जो नियामक बॉडी है, ये या जो भारतीय गवर्नमेंट है या भारतीय सरकार है या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये प्रेशर ग्रुप जो 540 ए और बी में रजिस्टर्ड, जिसमें वहाँ के उस देश के, अमेरिकी देशों की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांस अमेरिकी देशों की, वहाँ पे 540 ए में वहाँ के कुत्ते रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ की मतलब बहुत ही निम्न स्तर की संस्थाएं रजिस्टर्ड होती हैं। उस सेक्शन में रजिस्टर्ड योगा अलियंस, इस सेक्शन में रजिस्टर्ड योगा अलियंस आता है आपके देश में, और ठीक वो मैकाले मिनट जिसकी आप परिकल्पना कर रहे हैं 1835 वाली, उसी नीति को 1835 में जो नीति मैकाले ने अपनाई कि हम उस मस्तिष्कीय कुठाराघात करेंगे और प्राप्त करेंगे, देश में अंग्रेज बना के रहेंगे, शरीर से वो व्यक्ति भारतीय होगा लेकिन मन मस्तिष्क से अंग्रेज होगा। वो कुठाराघात 540 ए में रजिस्टर्ड योगा अलियंस आती है और आपके देश में आपके ऊपर बैठ के करती है। और बड़ी गजब की बात मैं बताऊं आपको डॉक्टर तिवारी, वहां पे उस योगा अलियंस में 3 अभी भी रजिस्टर्ड, आप वेबसाइट पे जाइए, 3 भारतीय हैं। और ये क्या कर रहे हैं, पूरे वैश्विक परिवेश में लगभग 20,000, 40,000, 60,000 रुपए में 200 घंटे और 400 घंटे, 500 घंटे न जाने क्या क्या करके और योगा टीचर्स बना रहे हैं। आप स्तब्ध रह जाएंगे। मेरी पीएचडी की रिसर्च की थीसिस है, ये मैंने खुद लिखा है कि लगभग $5 बिलियन हर साल ये सिर्फ इंडिया से एक्सट्रैक्ट करके ले जाते हैं, भारत से, आपकी योग की धरोहर, और आपको ज्ञान देते हैं, आपके टीचर से आपको ज्ञान दिलवाते हैं। और आप यदि उनके रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको भी पैसा देना होगा, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए सिर्फ उनकी वेबसाइट में दिखने के लिए। और हम भारतीय सिर्फ एक परिविदा के अंदर मिले हुए हैं। तो क्या ऐसे में यूजीसी जैसी नियामक बॉडी या फिर किसी प्रेशर ग्रुप जैसी नियामक बॉडी या इंडियन गवर्नमेंट जैसी नियामक बॉडी का कोई प्राधिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई है आपके कॉलिंग के लिए, उसके बाद फिर आपके क्या कहते हैं, लेकिन योग में ऐसी कोई नियामक बॉडी नहीं है जो ऐसे नकली मैकालों को आने देती है और ये मैकाले आते हैं लूट के चले जाते हैं। आपका कमेंट डॉक्टर तिवारी? बहुत अच्छी जानकारी आपने मुझको दी और मैंने पहली बार ऐसी अच्छी जानकारी सुनी। आपको बहुत बहुत प्रणाम, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी यही कह रहा हूं कि जो यूजीसी है वहां इसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में तो नहीं ला सकते हैं, मगर इसको कर्महीनता की श्रेणी में जरूर लाना चाहिए। यूजीसी का मोटिव क्लियर नहीं है योग को लेकर, स्पेस बिल्कुल क्लियर नहीं है, या यूं कहें कि इस विषय वस्तु में वो आगे बढ़ना नहीं चाह रही। यदि यूजीसी आगे जाना चाहे तो योग के शिक्षाविद को वहां स्थापित करके नई रूपरेखा को स्थापित कर सकती हैं। वो क्या करेंगी, वो दर्शन के व्यक्ति को बिठाकर और उनसे कहेंगे कि नई शिक्षा नीति बनाइए, नई शिक्षा नीति बनाइए, नया प्रपोजल बनाइए, नया प्रोजेक्ट बनाइए। अब दर्शन का जो विद्वान है वो उतना ही काम करेगा जितना उसको उतना पता है। अब देश की परिस्थिति देख लीजिए, आप सब परिचित हैं, जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय ने क्या किया कि 27,000 रुपए में, 10,000 रुपए में योगा इंस्ट्रक्टर हॉस्पिटल्स में सब जगह एक प्रोजेक्ट डाल दिया। अब प्रोजेक्ट डाल दिया, ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो पढ़ के आ रहे हैं एक जॉब अचीव करने के हिसाब से। अब उसमें क्या फेरबदल कर दिया सरकार ने कि 1 महीने की ट्रेनिंग कीजिए साहब आप, और आप योग प्रशिक्षक बन गए। क्या ऐसा संभव है?
मेरी तो तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति कभी ये नहीं कहती कि 1 महीने या 1 साल में ट्रेनिंग लेकर या योग को पढ़कर कोई अच्छा योग शिक्षक बन सकता है। यदि ऐसा होता तो हम लोग न जाने कब योग शिक्षक बन गए होते, जबकि वास्तविकता ये है कि आज 18-20 साल योग के क्षेत्र में रहने के बाद में भी अधूरापन है कि हमें कुछ नहीं पता। ये एक ऐसी स्थिति है जैसे बर्फ का पिंड है, बर्फ का एक गोला है जो पानी के ऊपर केवल 20% निकला हुआ है, 80% नीचे है। ये फीलिंग्स ऑफ वर्ल्ड, अनुभवों की दुनिया है। जैसे जैसे आप अनुभव करते जाएंगे वैसे वैसे आपको नॉलेज होती जाएगी, ना कि किताबी ज्ञान से। अब जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो किताबी कीड़े हैं, उनको उतना पता है जितना, अब उनको लगता है कि 2-4 अच्छे आसन कर लेना एक इंस्ट्रक्टर की पहचान है, 4 प्राणायाम कर लेना, सांस को छोड़ लेना, ले लेना, ये टैक्टिक्स सीख लेना, ये टेक्निक सीख लेना, बस इतना ही योग है। जबकि वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं। तो दोष पूरा उन लोगों को है, दोष पूरा उस व्यक्ति को है जो ये रूपरेखा निर्मित कर रहे हैं। दूसरी चीज, सरकार को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। हर चीज का एक नियामक आयोग है देश में, हर चीज का नियामक आयोग है। योग का अभी तक कोई ऐसा नियामक आयोग नहीं है जिसमें प्रॉपर तरीके से पूरी सिचुएशन से एक ऐसी गाइडलाइन निर्मित की जा सके कि उसके बनने के उपरांत योग के लोगों को प्रॉपर दिशा दशा और आजीविका प्राप्त हो सके। तो इसकी महती और इसकी सबसे सख्त आवश्यकता है देश को, क्योंकि योग करने और कराने वालों की भारी मात्रा में संख्या बढ़ती ही जा रही है और धीरे धीरे सतत बढ़ती जा रही है। तो देश को चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए और जो भी संबंधित मंत्री हैं उनको चाहिए कि इस पर भी विचार करें कि एक ऐसी नीति बनाएं जिसमें योग को पल्लवित किया जा सके। नवीन जी। जी जी। डॉक्टर त्यागी, जब हम बात करते हैं तमाम ऐसे नियामक बॉडीज की, ऐसे में संगठनों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आप जिस संगठन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऐसे में इन संगठनों के माध्यम से, न केवल आपका संगठन, अभी तो योग शिक्षक संघ, अभी तो जितने भी देश के संगठन हैं और जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इनका भी कुछ रोल होना चाहिए सरकार की मध्यस्थता में। जैसा कि राजनीतिकरण में तमाम ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, एसडीजीज आते हैं जो कि अपने डिविजनल ग्रुपिंग के माध्यम से अपनी आइडियोलॉजी को पुट ऑन करते हैं उस पर्टिकुलर सरकार पे, और वो सरकार फिर उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे अपने नियम कानून बनाती है। तो आपका जो संगठन है या जितने भी विश्वविद्यालय संगठन है, इन संगठनों का, या फिर वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, इनका क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए? डॉक्टर त्यागी। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जितने भी संगठन हैं, सबसे पहले तो ये देख लें कि हमें स्वयं से सोचना पड़ेगा कि जो शिक्षा व्यवस्था हमें प्राप्त हो रही है, क्या वो हमारे जीवन को चलाने के लिए सहायक है या नहीं। देखिए, कोई भी छात्र है वो किसी भी विषय को लेकर के क्यों पढ़ाई करता है कि उसको रोजगार मिलेगा, वो आगे जाकर के अपने भविष्य को निर्मित करेगा, अपने कैरियर को बनाएगा या अपने परिवार के लालन पालन में उसको ये सहायक होगा। लेकिन जब हम योग शिक्षकों की हालत देखते हैं, देखिए कहीं ना कहीं इसके लिए योग शिक्षक भी जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। योग शिक्षक क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम योग को इस प्रकार देखते हैं कि ये हमें एक रोजगार देगा। मुझे लगता है कि योग शिक्षक जहां भी होगा, जिस क्षेत्र में भी होगा, उसको रोजगार की तो कमी नहीं रहेगी। लेकिन होना क्या चाहिए कि वो योग शिक्षक अपने आप में परिपूर्ण हो। कहीं ऐसा ना हो कि अधूरा योग शिक्षक, जैसा अभी दिलीप तिवारी जी बता रहे थे कि एक महीने के सर्टिफिकेट करके या एक साल का कोर्स करके जो अपना योग शिक्षक समय बैठे हैं, और जो व्यक्ति 18, 20, 25, 30 साल योग में लगा करके आया है, वो अभी भी ये कहे कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता योग शिक्षा के विषय में या योग के विषय में। तो इन दोनों में अंतर करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक इन दोनों में अंतर नहीं होगा तो योग शिक्षक की अंतरात्मा जब आप अपने आप को कचोड़ेगी, अपने आप को समझेगी, और जब अंदर से आवाज आएगी कि वास्तव में ये हो क्या रहा है, तब जाकर के आंखें खुलेंगी, तब जाकर के उसे पता चलेगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं।
अगर उसकी दिशा सही नहीं है तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि कोई 1 महीने का कर रहा है कि जी मैं तो योग शिक्षक हो गया हूं और मुझे तो रोजगार नहीं मिल रहा है। आप और विषयों में देखें, हर विषय में योग समाहित हो सकता है, हर विषय में एक योग, हर डिपार्टमेंट में एक योग शिक्षक समाहित हो सकता है। बस जरूरत है उस सही विषय वस्तु को पकड़ने की। ये सरकार और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो उनको सोचना है कि क्या ये सब एक साथ चल सकता है या नहीं चल सकता है। दूसरी बात, जितने भी योग शिक्षक समूह हैं, जितने भी संगठन हैं, उनको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी। जब तक वो अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाएंगे या जब तक योग विषय को लेकर के योग शिक्षक उस योग विषय की उपयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तब तक सरकार भी कुछ नहीं करने वाली। सरकार ने एक विषय के रूप में यूजीसी के द्वारा एक मान्यता प्रदान की गई और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एक छोटे से कोर्स के रूप में कि आप चाहे मास्टर्स ले लो, चाहे डिप्लोमा ले लो या सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में योग को चला दिया। आप एक बात देखिए कि बाकी जितने भी विषय हैं, चाहे वो हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है या साइंस के जितने भी विषय हैं, आजकल रोजगार की समस्या हर क्षेत्र में, केवल योग शिक्षकों के लिए ही नहीं, सभी के लिए। लेकिन समस्या ये है कि हम योग शिक्षक अपने आप को जान ही नहीं पाए हैं कि उन्होंने कितना वैज्ञानिक विषय लेकर के पढ़ाई की है या इसका हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य योगदान हो सकता है। हम छोटे से छोटी बातों से लेकर और बड़े से बड़े कार्य तक योग को हर विषय के रूप में अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो, चाहे कोई जॉब करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो योग से अछूता नहीं है। आप देख लीजिए, आप अगर किसान परिवार से संबंधित रखते हैं तो आप सुबह उठ करके देखें। अब हम अपने माता पिता को देखते हैं, मैं एक किसान परिवार से संबंधित रहा, मैं पुत्र हूं किसान का, तो हम देखते थे कि हमारे जो बाबा जी थे वो 3, साढ़े 3 बजे उठ करके अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने खेत के लिए चले जाते थे और कार्य करके 10 बजे तक घर आ जाते थे। आप सोचिए कि आजकल का युवा 8, 9, 10 बजे तक सो रहा है, तो क्या उसके जीवन में योग समाहित है? आजकल के योग शिक्षक भी जिस दिन उनकी योगा क्लासें होती हैं वो 4 बजे या 5 बजे उठ करके दौड़ रहे होते हैं और आकर के फिर पूरा दिन सो जाते हैं कि जी अब तो कुछ काम ही नहीं है तो हम सो जाते हैं। अब सोचिए कि क्या सुबह उठना योग का एक अंग नहीं है? क्या सच बोलना, यम नियम का पालन करना क्या योग का अंग नहीं है? क्या हम केवल जाकर के आसन 2 करा दें, प्राणायाम 2 करा दें, किसी को थोड़ा लाभ हुआ और किसी को नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसमें भी फिर बहानेबाजी प्रारंभ हो जाती है कि जी सर आपने शायद ऐसा किया होगा या वैसा किया होगा। जब तक हम स्वयं में एक उदाहरण नहीं बनेंगे तो हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे कि जी योग का क्या महत्व है। और जब तक हम योग के महत्व को सिद्ध नहीं कर पाते तब तक चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम व्यक्ति हो, उसके मन में योग को लेकर के इसी प्रकार की धारणा बनी रहेगी। और जिस दिन इस योग शिक्षक संगठनों द्वारा इस योग के महत्व को सरकार या बाकी सभी को बता दिया गया, उस दिन समझ लीजिए कि सरकार भी एक गवर्नमेंट बॉडी बनाएगी जिसके माध्यम से इस योग को भली भांति संचालित किया जा सकेगा। जी जी सर, डॉक्टर तिवारी एक बड़ा प्रश्न है, जब हम बात करते हैं योग के ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर्स लेवल में, तो क्या हम इसको कॉमर्स लेवल या फिर साइंस लेवल या फिर आर्ट लेवल में, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में नहीं पुट ऑन कर सकते? मतलब इसको इस लेवल पे नहीं लाया जा सकता? यदि अभी तक नहीं लाया गया तो इसकी क्या क्या हानियां हुई, और यदि लाया गया होता तो क्या क्या लाभ हो सकता था? इस पे प्रकाशापात करें डॉक्टर तिवारी। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, देखिए ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। अभी तक स्थितियां ये रही कि पिछले दशक से योग को बैचलर डिग्री में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया, एक स्ट्रीम बन गई योगा की,
विचारधारा डेवलप हुई और योग जो है, जो मृत प्राय पड़ा हुआ था, वो मुख्य धारा में आकर जुड़ गया। यदि इसको हम व्यक्तिगत रूप से, जैसे जिस प्रकार से आपने कहा कॉमर्स, बायो, साइंस, मैथ, आर्ट्स एक्सेट्रा, 12th स्टैंडर्ड की बात आपने जो चर्चा चलाई कि 11th 12th तक इसको लाकर खड़ा करते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। देखिए, सबसे पहला जो मंतव्य है शिक्षा का, शिक्षा आखिर ली ही क्यों जाए, प्राप्त ही क्यों करें। देखिए, चंद किताब पढ़ लेना और विषय वस्तु का ज्ञान हो जाना शिक्षा का पर्याय नहीं है, शिक्षा की पूर्णता का पर्याय नहीं है। एजुकेशन का अर्थ होता है फुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की विचारधारा शिक्षा में समाहित होती है। नहीं तो शिक्षा तो देखिए डिस्टेंस एजुकेशन मतलब मोड होते हैं, व्यक्ति घर पर बैठकर भी पढ़ सकता है और डेफिनेटली पढ़ता भी है, बट अंतर क्या रहता है रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में और डिस्टेंस एजुकेशन मोड के साथ में, कि जो रेगुलर का स्टूडेंट होता है वो बहुत सारी चीजें अपने आप में समाहित किए रहता है और सीखता है। यही चीज स्कूल एजुकेशन के साथ में होंगी। हम जब अब्रॉड बड़ी चिंता शक्ति और बड़ी विचारधारा के साथ में काम करना चाहें या चाहेंगे और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की विचारधारा को यदि हम पल्लवित करना चाहेंगे, तो हमें निश्चित रूप से हमको 10th स्टैंडर्ड ही नहीं बल्कि प्राइमरी कंडीशन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, स्कूल शिक्षा में श्रीमान जी स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, एजुकेशन है, सब्जेक्ट टीचिंग है। अब इन तीनों चीजों का रोल क्या है, बच्चे का पूरा विकास हो, पूरा विकास, ना कि केवल शैक्षणिक स्तर का विकास, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक संपूर्ण विकास की जब हम बात करते हैं तो हम योग को उन सभी सब्जेक्ट में सबसे ऊपर पाते हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि योग ही शिक्षा में शामिल नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हम एक बड़े मोटिव के साथ में आगे जा रहे हैं कि हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से एजुकेशन के साथ में हम स्पोर्ट एक्टिविटी कराएंगे, कल्चरल एक्टिविटी कराएंगे। भाई क्यों कराएंगे, क्योंकि पूरा हमको बच्चे का विकास चाहिए, मगर योग को हम एक साइड में करें। ये एक सोची समझी विचारधारा और एक साजिश भी हो सकती है, चिंतन शक्ति या योग को एक दबाने की एक रूढ़िवादिता भी हम इसको कह सकते हैं, लोगों का रूढ़िवादिता या रूखापन कह सकते हैं कि योग को ऊपर ना आने दें। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है, खेल शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत सी जगह में योग को इंक्लूड किया गया है। योग को कहते हैं कि ये शारीरिक शिक्षा का पार्ट है, हिस्सा है, और जबकि दृष्टि प्राय ये है कि बहुत से विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही योग विभाग को संचालित कर रहे हैं, जबकि है इसका उल्टा। खेल बालक की जन्मजात प्रकृति है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति खेल खेलता है। जब वो छोटा रहता है तब भी वो खेल खेलता है, और जब बुढ़ा हो जाता है तब भी वो कुछ न कुछ खेल खेलता रहता है। तो खेल एक प्रकृति है, योग एक जीवन शैली है। देखिएगा, मेरी बात बहुत ही गहरी है कि खेल एक प्रकृति है, एक स्वभाव है, एक कैरेक्टरिज्म है, एक चरित्र है, बल्कि जो योग है वो एंटायर लाइफ है, पूरा आपका जीवन है। और उस पूरे भाग को हम छोड़कर केवल एक भाग पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य ही मानना चाहिए। शिक्षाविदों का चिंतन शक्ति का दिवालियापन या चिंतन शक्ति की कमजोर रुग्णता या किसी विषय को अवॉइड करने की कोशिश मैं मानता हूँ। नवीन जी। सर, एक बहुत बड़ा प्रपोजल आया था, ये जनरल सी बात है, योग शिक्षक संघ के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ आप दोनों के मध्य में, कि भारतीय योग के जितने भी विद्वान हैं, जो शिक्षा के बाद की अवस्था है विद्वता, तो भारतीय योग के जितने भी विद्वान हैं, चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे वो विभागाध्यक्ष हो या वाइस चांसलर हो, क्यों ना इनका एक ऐसा समूह गठित किया जाए जो योग के तमाम जितने भी ये परबंजाल हैं, जिसमें बच्चे आते हैं सर, जो बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जो जीरो से आ रहे हैं, 12वीं क्लास किया हुआ एक बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है, उसको योग के पीछे होती हुई इतनी राजनीति का कुछ पता ही नहीं है, वो शून्य है, और वो शून्य आता है, और जैसे उसको 2 साल 3 साल बीतता है ग्रेजुएशन में, तो वो समझता है ये कहाँ फंस गया मैं, ये तो एक बहुत बड़ा जंजाल है। मैं योग में वोकेबुलरी को अपने प्रतिपूरित करूं, मेंटल एबिलिटी को पूरी करूं, स्पिरिचुअलिटी को पूरी करूं, फाइनेंस को पूरी करूं, बिजनेस को पूरे करूं, या फैमिली बैकग्राउंड को पूरी करूं, मैं स्तब्ध हूं। और ऐसे स्तब्धता को लिया हुआ वो बच्चा आता है और फिर वो योग को आते ही योग पे कुठाराघात करना शुरू कर देता है।
और जितना उसने ग्रेजुएशन में लगाया है उसको पहले खींचने की कोशिश करता है। और सर फाइनेंस आते ही एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है फाइनेंस के आते ही कि व्यक्ति की मस्तिष्कशीलता जो है उसमें ही फिर रमी रह जाती है, वो ऑल ऑफ द सडन स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाता है। तो क्यों ना सर एक काम करें, एक ये मेरा अनुरोध एक तरीके से कहा जाए, और इस समय योग शिक्षक जो भी हमें हजारों लाखों योग टीचर्स देखेंगे या देख रहे हैं, इन सभी से अनुरोध है कि क्यों ना हम सभी विद्वत्शीलता परिषद बनाए, एक ऐसी नॉन गवर्नमेंट परिषद बनाते हैं जिसमें सिर्फ विद्वान हो, और ये विद्वान योग पे होती हुई तमाम कुठाराघातों को हमेशा से संचालित करें और बैठ के डिस्कस करें, और फिर उन तमाम बच्चों के सामने रखें, और बच्चों का भी ब्लाइंड फेथ हो इन टीचरों पे, इन एसोसिएशन पे ब्लाइंड फेथ हो कि हाँ ये हमारे अपने मैनेजर, हमारे टीचर है, तो ये कुछ कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर त्यागी एक बड़ा प्रश्न आएगा, क्या नवीन योग जी एक शब्द में नवीन जी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगा, प्लीज मेरी अनुशासनहीनता ही समझिए। हाँ हाँ नवीन जी देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है वो दृष्टि की है, चिंतन की है। हमारे देश में योग और योग के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको लेकर एक ऐसी विचारधारा बन गई है कि योगी है तो साहब वो धोती कुर्ता पहनेगा, योग का स्टूडेंट है तो साहब वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, सोच नहीं सकता, नहा नहीं सकता। देखिए इस भ्रांति से, इस चिंतन शक्ति से बाहर निकलने की जरूरत है हम लोगों को, सभी को। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग योग प्रदर्शन ना करें, योग प्रदर्शन करने की चीज है नहीं साहब, प्रदर्शन तो नट करता है, योगी नहीं। और यदि वास्तविकता में योग है तो वो प्रदर्शन करने की चीज नहीं, वो अपने आप प्रदर्शित होती है। जब बात आती है योग की, तो योग को जो बट्टा लग रहा है वो योग के लोगों ने ही लगाया है, कोई बाहर से लगाने नहीं आया है, योग के लोगों ने ही वो बट्टा लगाया हुआ है। मैं मेरे साथ में कई ऐसे इंसिडेंट हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट, समय थोड़ा समय, योग में वैकेंसीज आने वाली थी 2009 में, जगह आने वाली थी, सरकार ने पोस्ट के लिए सैंक्शन कर दिया कहीं किसी स्टेट में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि योग की विभूति हैं, दिग्गज मूर्ति हैं, प्रणिपात हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सभी क्षेत्र के हैं, अग्रज हैं। तो स्थितियां ये बनी कि योग की वैकेंसी आने वाली थी और सभी लोगों में खुशी की लहर थी। योग के क्षेत्र की एक दिग्गज मूर्ति जाती है और बात यह होती है कि भाई योग में इसमें वैकेंसी लाने की जरूरत क्या है, इस वैकेंसी को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो वैकेंसीज आ रही थी 1000-2000 लोगों को अनुशासन मिलने वाला था, रोजगार मिलने वाला था, तो वो प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गया और 10 लोगों में बदल गया। देखिए ये बट्टा लगा योग के लोगों के द्वारा। अब बात रही योग, देखिए इस मानसिकता से सभी को बाहर निकलने की जरूरत है कि योगी हैं, योग करते हैं तो साहब हम जंगल में चले जाएंगे। प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं योगी हूं, आप योगी हैं, हम दोनों योग से जुड़े हुए हैं। इसका कदापि ये आशा नहीं है कि हमारे पास में पेट नहीं है, हमारे पास में रोजगार नहीं होना चाहिए। हर चीज जुड़ती है कहीं ना कहीं अर्थ से। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो हवाबाजी हो। प्रैक्टिकल बात यह है कि हम आप लोग योग तब सिखाएंगे जब हमारे आपके पेट में रोटियां जाएंगी। और जो ये बात कह दे कि नहीं साहब मैं तो खाली पेट योग सिखा लूंगा, तो मैं उसको प्रणाम करता हूं, और वास्तविकता में वो परम योगी है। क्योंकि आपके आगे पीछे परिवार लगा हुआ है, हमारे आगे पीछे परिवार लगा हुआ है, और परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ अनुशासन हैं जिनको हमें पूर्ण करना है, कुछ कार्य हैं जिनको हमें पूर्ण करना है। तो हर कोई कार्य कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ा हुआ है। और साहब यदि वो पढ़ने गया है योग, तो वो केवल स्वामी विवेकानंद बनने के लिए योग पढ़ने नहीं गया है, वो योग पढ़ने इसलिए भी गया हुआ है कि आध्यात्मिकता, नॉलेज, स्वास्थ्य के साथ में अपने परिवार और अपने समाज को संचालित कर सके, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। ना कि केवल धोती कुर्ता लगाकर और तमाम प्रकार की भूमिका बनाकर वो घूमता रहे, इसके लिए भी उसने योग नहीं किया। भाई एक व्यक्ति जब 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करके पढ़ाई करता है तो निश्चित रूप से उसका सोचना जायज है कि वो भी 2 पैसे का रोजगार ढूंढे, और रोजगार यदि नहीं है तो फिर चिंता की बात है। तो सीधा सा प्रैक्टिकल बात यह है कि योग दिखावट की चीज नहीं है। प्रैक्टिकल बात यह है कि व्यवसाय से जोड़ना चाहिए, मगर व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। नवीन जी। जी 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 सर, एक डॉक्टर त्यागी एक बड़ा प्रश्न है, योग का राजनीतिकरण हो रहा है, योग का व्यवसायीकरण हो रहा है, योग की जो जो वैयक्तिक प्रादुर्भाविकशीलता रही है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित रही है। उदाहरण देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहते रहे हैं अरिस्टोटल, अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, है ना, मैकाइवर और स्लाइडिस, तमाम ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने जो एक दशक पहले, मतलब कई 100 साल पहले कह लीजिए, दशक भी क्या,
एक जो शीलता दी, हिस्टोरिकल मैनेजमेंट दिया, या जो भी थियरीज दी है, जो बेसिक थियरीज दी है, उस थियरीज में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन हुआ और वो विषय वस्तु आज भी एज इट इज बनी हुई है। दर्शन में ले लीजिए, दर्शन में भी जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिकों ने जो दर्शनशीलता दी, आमूलचूल परिवर्तन हुआ, विषयशीलता आज भी बनी हुई है। फिलोसफीज हो गई या फिर साइकोलॉजी हो गई, मेडिकल साइंस, तो थोड़ा थोड़ा आगे प्रादुर्भाव जरूर हो रहा है, लेकिन बेस बना हुआ है। योग में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये परिवर्तन ऐसा है, विश्वविद्यालयों में, क्योंकि तिवारी जी भी एक विभागाध्यक्ष है तो आप बड़े अच्छे से समझते हैं सर, कि ऐसे विश्वविद्यालयों में योग का एक करिकुलम है, नियमित पाठ्यक्रम है, टीचर आता है, प्रोफेसर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। लेकिन ये जो वैज्ञानिकशीलता है, इसके इतर में जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो क्या कहते हैं योग का व्यवसायीकरण हो रहा है, ये छात्र के मन में ऑल ऑफ द सडन आता है। और ये सडन जो है, ये एकाएक जो आनापन हो रहा है, क्या ये योग की फील्ड के लिए घातक है, या फिर ये योग की फील्ड के लिए एक उत्प्रेरक संगीता के तौर पर उभरेगा? आगे आने वाले समय में योग को और फलेगा फूलेगा और अपनी पूरी ताकत लगाएगा योग के प्रादुर्भावीकरण को आगे ले जाने के लिए। डॉक्टर त्यागी, इसमें कहीं ना कहीं हमारे अहम जितने भी शिक्षाविद हैं, जिनको मैं कहूंगा कि जो महागुरु बैठे हुए हैं योग के, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में बैठे हों या किसी इंस्टीट्यूट्स में बैठे हों या बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो, चाहे वो यूजीसी में हो या कहीं और हो। देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य है, कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद द्याति पात्रताम, कि जो विद्या है वो विनम्रता प्रदान करती है। आपने शिक्षा तो ग्रहण कर ली, आप बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच गए, लेकिन विनम्रता कितनी है? और विनम्रता क्या वो केवल दिखाने मात्र के लिए है या वास्तव में आप विनम्र हैं? देखिए, जो विनम्र होता है वो झुकता है और दूसरों को आगे बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पद पर बैठ जाऊं और ये सोचूं कि मेरे शिष्य केवल मेरे ही रहे और मेरे नीचे ही रहे हमेशा। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो जाहिर सी बात है कभी भी मैं अपने विषय का भला नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर के हम बात कर लें। और जहां तक योग की बात है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि दिलीप तिवारी जी बोल रहे थे कि किसी योग के विद्वान ने ही उन वैकेंसियों को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करा दिया, तो निसंदेह कहीं ना कहीं वो जो योग के विद्वान बैठे हुए हैं ऊपर उच्च पदों पर, वो कहीं ना कहीं इस योग की विषय वस्तु का नुकसान कर रहे हैं। और वो केवल योग का नुकसान नहीं है, योग के आने वाले हजारों लाखों जितने भी छात्र हैं जो उससे जुड़ना चाहते हैं या अपना जीवन उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी का नुकसान है। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि योग का कुछ भला होने वाला है। देखिए, हम कितनी भी सरकार की बात कर लें, आयुष मंत्रालय की बात कर लें या यूजीसी की बात कर लें, हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो अपने से आगे उन चीजों को नहीं जाने देता। आप गवर्नमेंट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप अधिकारियों की बात कर लें, छोटी छोटी बातों पर जो अहम जाग जाता है उनका कि हाँ, मुझे इसने ऐसा बोला था इसलिए मैं इसकी फाइल आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वो चीज क्या है? वो यही तो है, वो जो अहंकार है कि मैं इस पद पर बैठा हूं, मेरे से ऊपर होकर के इसने नया आविष्कार कैसे कर लिया, या इसने जो ये रिसर्च की है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो मेरे एक मित्र के साथ घटित हुआ है। क्या हुआ कि आईआईटी से उसने पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद अपनी थीसिस जमा करी, जो क्या होता है सर्टिफिकेट उसको मिल गया, पीएचडी की डिग्री उसको मिल गई, वो आकर के अपना काम करने लगा यहाँ दिल्ली एनसीआर में। उसके जो गाइड थे उन्होंने उस थीसिस को, चूंकि वो इंडिया में पहली थीसिस थी किसी विषय को लेकर के, जो उसका साइंस का विषय था, आई थिंक ऑप्टिकल फाइबर के बारे में वो थीसिस थी, उन्होंने वो जर्मनी में पब्लिश करा। किसके नाम से? अपने नाम से। सोचिए, इंडिया में किसी छात्र ने 4-5 वर्ष पूरी मेहनत करके कोई रिसर्च की है और उसका जो गाइड है वो अपने नाम से वो थीसिस को पब्लिश करा देता है जर्मनी में।
और उसका जो छात्र का नाम भी छोटे, मतलब जो जैसे हम छोटे अक्षरों में अपना नाम लिख देते हैं, कमलदीप मीन्स केडी, तो उस तरह से उसका नाम छपवा दिया उसमें। और बुक की कीमत थी लगभग 5,000 रुपए। संयोग से उस मित्र का कोई मित्र जर्मनी में था, उसने देखा कि ये रिसर्च तो अमुक व्यक्ति की है, उसने वो बुक उसको भेजी कि भाई क्या तुमने पब्लिश कराई है? कह रहे जी मैंने तो पब्लिश नहीं कराई। तो जाकर के जब गाइड से बात करी, उसके ऊपर मुकदमा किया, उसने कंपनसेशन भी दिया। मीन्स कि छात्र यदि मेहनत करके कुछ कर रहे हैं, कुछ अर्जित कर रहे हैं, और गाइड अपने नाम से उन चीजों को पब्लिश करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये या तो उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, या वो ये चाहते हैं कि शिष्य कैसे आपसे आगे बढ़ गए, ये तो बढ़ ही नहीं सकते, हम गुरु हैं तो हम ही को आगे रहना है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो विनम्रता ना होकर के वो अहंकार झलक रहा होता है, जो उनकी कुंठित मानसिकता का परिचायक है। वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में इस विषय को या योग को ला करके छोड़ने वाले हैं जहां ना ये इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। आप सोच लीजिए कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जो आने वाले योग शिक्षक हैं उनकी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि उनके जो योग शिक्षक हैं क्या वो उनको आगे बढ़ाने वाले हैं या उनको नीचे दिखाने वाले हैं कि नहीं आपको यहीं तक रहना है। बहुत सारी उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जब योग के प्रोफेसर्स ने अपने जो शिष्य पढ़ाई में अच्छे थे या जो कुछ करना चाहते थे, उनको काम ना देख करके किसी रिलेटिव्स को या कुछ पैसे लेकर के काम आगे बढ़ाया है। जी, एक फाइनल कमेंट मैं आप दोनों लोगों से लेना चाहूंगा, डॉक्टर तिवारी और डॉक्टर त्यागी। योग में एक बहुत बड़ी दुविधा है। वो दुविधा ये है योगाचार्य की, योग गुरु की, स्वामी की, विद्या अलंकार की। पता नहीं, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता, ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं, मुझे तो मैं पहली बार ही सुनता हूँ। योग गुरु, स्वामी, योग गुरु, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता, ब्रह्म, नील, लीन और XYZ एनीथिंग। ये डिग्रियां लगा के और अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय देना, मतलब जो बाधक तत्व हैं योग के, एक जो करिकुलम में आता है साधक बाधक तत्व, उन सबसे अनिद्रा, अस्मिता, क्लेश, द्वेष, अभिनिवेश, अंग में तो सबसे ग्रसित है आप। एक आसन नहीं लगता और उसके बाद आप कहते हैं एक आसन छोड़िए, आपका चलिए आसन एक तो बहुत अलग बात है, आपका कम से कम व्यक्तिगत स्वभाव तो ऐसा होना चाहिए जिसका वैश्विक परिचायक हो कि ये योग का प्रोफेसर तो ये या योग का अध्यापक है। इन सारे गणनाओं में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये तो शून्यशीलता है। और कहीं ना कहीं योगाचार्यों के या दूसरे जो लोग हैं, क्योंकि सर आज का कार्यक्रम हम सिर्फ योग के लोग तो देखते नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट्स भी देखते हैं, बहुत सारे लोग भी देखते हैं। वो ये सोचते होंगे कि यार ये योग का व्यक्ति है और इतना बड़ा, इसकी जो आचार्य जो लिखते हैं भाई उनके आचरण में ही वो चीज नहीं है, फिर भी आचार्य लिखते हैं, योग गुरु लिखते हैं, योग साधक बनना चाह रहे हैं, क्या कैसा डिग्री मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये योग के लिए बेकार नहीं है ऐसा लिखना, अपनी मार्केटिंग करके दूसरी मार्केट को, मतलब मार्केट क्या, दूसरे पूरे क्षेत्र को, पूरे वैश्वीकरण को आप समाप्त कर दे रहे हैं। ये कहाँ तक है सर? इस पे जरा कुठाराघात करें, यही हमारा आज का टोटल क्रक्स होगा। जो इस पूरे लगभग मैं देख रहा हूँ अभी 400 शेयर हो चुका है सर, और लगभग कुछ नहीं तो 20,000 लोगों तक तो पहुंच ही चुका है ये कार्यक्रम। तो 20,000 लोग यदि आज आपको देख चुके हैं तो इन 20,000 पे थोड़ा तो क्रक्स जो देखना चाहे, ये क्रक्स है आज की मीटिंग का, दो विशेष शिक्षा विदों के माध्यम से। मंच आपके हाथ में सर देखिए ऐसा है सर देखिए ऐसा है, बहुत ही दमदार और कठिन क्रिटिकल सवाल आपने पूछ लिया। बहुत पहले मैंने पढ़ा था और सबने पढ़ा होगा, थोथा चना बाजे घना। छोटी सी लाइन है और एक लाइन ही पूरा आंसर है इसका। एक्चुअली में जो जिसके पास में नॉलेज है, जिसके पास में ज्ञान है, जिसके पास में टैलेंट है और जो गुणशील है, वो कभी अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है उसके पास में क्या है। तो वो अपनी यथावत स्थिति में चलने की कोशिश करता है। बिल्कुल आप देखेंगे जो टैलेंटेड है, जो गुणवान है, जो नॉलेजफुल है, वो बड़ा ही शालीन हो जाता है, बड़ा ही शिष्ट हो जाता है। नमन्ति फलो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जिसके पास में ये चीज आ जाती है, जो जिसके पास में जरा सी भी योग की चिंतन शक्ति आ गई, वो अपने आप शांत हो जाता है। अब शांत होने के बाद में करता कौन है ऐसी हरकतें, ऐसी छोटी छोटी चीजें?
अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए, अपने आप को ग्रेट सिद्ध करने के लिए, अपने आप को विशाल सिद्ध करने के लिए, तो ऐसे लोग करते हैं जिनके पास में नॉलेज कम होती है और प्रदर्शन करने की कोशिश या क्षमता प्रदर्शित करते हैं। होता असल में कुछ नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, 1 साल का सर्टिफिकेट, और उन्होंने पता नहीं कौन कौन से अलंकार, वो जो आपने शब्द कहे थे श्रीमान जी की, आचार्य और न जाने क्या क्या लगा लिए। साहब, हम लोगों को 18-20 साल हो गए, हमने कभी आचार्य नहीं लगाया। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, या फिर हमारे गुरुओं ने कभी ऐसा नहीं किया। तो जो जिसके पास में है, तो साहब वो कभी भी अपनी इन चीजों का प्रदर्शन नहीं करता है। प्रदर्शन वो करता है जिसके पास कम होता है। सोने की चीज में टनटनाहट की आवाज कम होती है, खनक कम होती है। पीतल में खनक ज्यादा होती है। तो आप पीतल को फेंक कर सिक्का देख लीजिए, कभी बहुत साउंड करेगा। सोने का सिक्का फेंक कर देखिए साहब, तो साउंड नहीं करेगा। वही स्थिति आज के योग के क्षेत्र में है। अपने आप को पब्लिश करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, आई एम द बिग पर्सनालिटी ऑफ योगा, मैं योग का व्यक्ति तो बहुत बड़ा हूँ, आचार्य हूँ, ये वो। तो ये चीजें वही लोग ऐसा करते हैं मेरे चिंतन के अनुसार कि जिनके पास में अंदर छुपाने के लिए कम है, जिनके पास अंदर फुलफिल है, वो बाहर निकालने की कोशिश नहीं, वो तो आत्मतल्लीन है, सेटिस्फाई है। त्यागी सर। जी त्यागी जी, आपका कमेंट। दिलीप जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं इसी बात को एक उपनिषदकार के शब्दों में कहना चाहूंगा। योग में उपनिषदों का अपना एक महत्व है, और सभी उपनिषदों का मूल भाग तो पढ़ते ही है मेरे ख्याल से। और उपनिषदकार एक बात कहते हैं, एक उपनिषद में आया है कि जब हम ये कहते हैं कि मैंने सब कुछ जान लिया, तो समझ लीजिए कि उसने कुछ नहीं जाना। और जो कुछ जान करके भी ये कहता है कि जी मैंने कुछ नहीं जाना, तो समझ लीजिए उसने कुछ जाना। तो आजकल योग के क्षेत्र में ये कहने वाले बहुत हैं कि जी मैं तो पूरा योग शिक्षक हूं, मैंने सब कुछ जान लिया है। और ऐसे बहुत कम योग शिक्षक हैं जो कहते हैं जी भगवान मुझे माफ करो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं योग का। तो वैसी ही स्थिति आज हमारे समाज के अंदर हो रही है। जितने भी योग शिक्षक हैं उनको भी, जो भी योग की पढ़ाई कर रहे हैं या योग विद्या को उन्होंने अपने आप में धारण किया हुआ है, उनसे निवेदन है मेरा तो हाथ जोड़कर कि जितना भी योग वो करें उसको जीवन में भी धारण करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि हम योग केवल आसन और प्राणायाम तक लेकर के सीमित रह जाएं, उसके यम नियम के भाग को और खास तौर से प्रत्याहार वाले विषय पर अवश्य ध्यान दें। और जितनी भी दूसरी बातें हैं, ये तो केवल हम अष्टांग योग की बात करते हैं, जो भी उनसे संबंधित बातें हैं, चाहे वो सांख्य दर्शन में हो, चाहे वो वेदांत में हो, चाहे दूसरे दर्शनों में हो, उन सबको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास करें कि अपने जीवन में भी उसको अप्लाई कर पाएं, और फिर विनम्रता को अवश्य अपने जीवन में रखें। इन बातों का ध्यान रखें। बस, धन्यवाद। यही सर्वसार उपनिषद में कहा गया सर, ब्रह्मो वाहम सर्व वेदांत वेदम नाहम वेदम व्योमवादिति रूपम रूपम नाहम नामम नाहम न कर्मम ब्रह्म वाहम सच्चिदानंद रूपम नाहम देहो जन्म मृत्युम कुतो में नाहम प्राणम क्षुतिपात्सो न में नाहम चेतम शोकमुत कुतो में नाहम कर्ता मोक्षो कुतो में इत्युपनिषतः। जो बात आपने कही सर, वास्तव में यही बात जो ये है कि मैं जो जान लिया हूं मैं ही नहीं हूं, ये तो ब्रह्म है जिसने मुझे जना दिया, और वो ब्रह्म ही था जो आगे जनाएगा। मैं तो शून्य हूं, और शून्य की शिखरता की जो शीलता है, वास्तव में ये बड़ी प्रादुर्भावी है। छांदोग्य उपनिषद में भी इस विषय पे कुठाराघात किया गया। बहरहाल मित्रों, योग शिक्षक संघ आपके बीच में आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग मंथन के द्वारा तमाम शिक्षाविदों, तमाम योग के प्रसिद्ध जो इतनी भारत की पर्सनालिटीज हैं और अपने आप में बहुत दिव्य है, और छुपी पड़ी थी कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रदेशों या राज्यों या इसके माध्यम से, मुझे लगता है कोरोना काल ने इन सभी को ढूंढ निकालने में हमारी बहुत मदद की है, और हम ढूंढ के आपके बीच में आते रहेंगे। और इसी के साथ में आज का योग शिक्षक का जो कार्यक्रम है, योग मंथन योग शिक्षक संघ का, ये यही समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके तमाम प्रश्न हमें एक हफ्ते और मिलते रहेंगे, और फिर अगले हफ्ते 11 बजे फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए शिवम मिश्रा को दीजिए आप सभी साधुवाद, नमस्कार।
ताकि मैं आपके बीच में ले लाऊं ऐसे शिक्षाविदों को। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रोफेसर दिलीप तिवारी सर, आपका बहुत आभार। आपने जो बात कही है वास्तव में सर ये समाज के लिए बड़ी प्रतिपूरित करने वाली है। और डॉक्टर कमलदीप त्यागी, आपका भी बहुत बहुत आभार। योग शिक्षक संघ के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आपने जो कार्य किया है वास्तव में सराहनीय है, और पिछले 4-5 वर्षों से अनवरत आप इसमें योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार सर आप सभी का। बहुत बहुत साधुवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद मिश्रा जी। धन्यवाद मिश्रा जी।